नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है चुनाव आयोग। और अगर कोई क्रिमिनल केस दर्ज कैंडिडेट घोषित होता है तो किसी भी दल को ये बताना होगा कि उसे टिकट देना है, क्या कारण है। कैंडिडेट को भी अपने क्रिमिनल केस के बारे में 3 बार न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश कराना होगा। और मध्य प्रदेश में कुल 5.52 करोड़ मतदाता हैं। पहली बार वोट करने वाले मतदाता 18.86 लाख हैं और 100 वर्ष से अधिक की आयु वाले बता दें कि 6,180 मतदाता हैं। और हमने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को समावेश बनाने का प्रयास किया है। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से जो आप लोगों की मुलाकात हुई है उसमें एक बात ये भी रखी गई है कि जिन जगहों पर जो मार्जिन होगा हार और जीत का वो 1000 मतों से कम होगा तो वहां पे रिकाउंटिंग करवाई जाए, ये बात भी आप लोगों के सामने शायद रखी गई है। क्या इस पर कोई विचार आप लोगों ने किया है? सर वी विल टेक दीस क्वेश्चंस फर्स्ट। सर मैं भी सवाल ले लूं सर? आगे इसके बाद एक राउंड जवाब दे देता हूं, उसके बाद ले लेंगे। ठीक है। ऑडिट के बारे में ये बात भी पार्टीज ने उठाई थी, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। तो ये जो प्रोसेस है ये लीगल प्रोविजन से गवर्न होता है। सो लेट मी टेल यू उसकी लीगल प्रोविजंस क्या है। एक कैंडिडेट जो है वो कब कैंडिडेट बनता है ये आरपी एक्ट की सेक्शन 30 से 39 में निर्धारित है। तो क्या कब बनता है वो? द स्कीम actually lays down and provides he becomes a candidate when the announcement is made and when the nomination process starts. सेक्शन ये तो हुआ सेक्शन 30 से 39 के बारे में। और उसका खर्चा किस हिसाब से रखा जाना है ये भी एक्ट की सेक्शन 77 में प्रोवाइडेड है। सो व्हाट डज इट से? एवरी कैंडिडेट, तो पहले उसको कैंडिडेट होना जरूरी है। जो सेक्शन 30 से 39 में है उसको सर्वप्रथम कैंडिडेट होना जरूरी है। और दूसरे, ही विल कीप ऑल द एक्सपेंडिचर डिटेल्स फ्रॉम द डेट विच ही हैज बीन नॉमिनेटेड एंड टिल द डेट ऑफ द काउंटिंग। तो उसी के अनुसार जो लीगल प्रोविजन है उसके अनुसार हम इसमें कार्रवाई करेंगे और निश्चित करेंगे कि कोई भी एक्सपेंडिचर उसका इस दौरान छूटे ना। जो दूसरा प्रश्न था लाइव, तो इस कोई भी सुविधा अगर पॉलिटिकल पार्टीज लेना चाहती हैं, कैंडिडेट लेना चाहते हैं, जैसे ग्राउंड लेना चाहते हैं फॉर द रैलीज और फॉर द पब्लिक मीटिंग, तो इस पोर्टल पे जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड दिस गेट्स स्टैम्प्ड, टाइम स्टैम्प्ड बिकॉज यू अप्लाई इट ऑन द सिस्टम। देयरफॉर इसमें कोई भी डिस्क्रिशन का स्कोप नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स विल हैव टू गिव the permission to the party or to the candidate which has applied first. Friends, another very important thing for the voters information is KYC, which means know your candidate. तो कोई भी कैंडिडेट का अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो इसमें शामिल रहेगा। अगर उनके जो एफिडेविट्स जिसमें उनके एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। सो दिस इज ए फुल डिस्क्लोजर टू दी वोटर। यानी जो अगर किसी का आपराधिक बैकग्राउंड है तो उस कैंडिडेट को 3 बार प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में, कि मेरे ऊपर में ये चार्जेस है। बिकॉज वोटर हैज ए राइट टू नो इफ द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को भी ये पब्लिश करना पड़ेगा कि उनको क्रिमिनल कैंडिडेट ही क्यों चुनना पड़ा। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे कोई नहीं मिले, क्या कारण था। दैट ऑल्सो हैज टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। अगर एनहांस्ड इलेक्टरल पार्टिसिपेशन के लिए इस बार एक नई प्रयास कर रहे हैं हम लोग। पूरे राज्य में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल जो राज्य का लास्ट 75.63 टर्नआउट था उससे नीचे है तो उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए। विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी इससे नीचे है उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए। सो एवरी वोट, सो वी आर कमिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड टू फाइंड आउट दोज booths or constituencies which have lesser turnout, so that more and more people participate in the festival of democracy.
We had a detailed meeting and the strict vigil will be kept. We have very detailed meeting with the central agencies, income tax, excise, CBIC, drugs, narcotics, ED, state excise, everyone. Clear direction is one that किसी भी सूरत में फ्री बीज को बंटना, उसके लिए जो अभी से तैयारियां हो रही हो वो उसको रोकने की कोशिश वो हर हालत में करेंगे. And our experience is that in the last number of elections, the amount of seizure has been increasing many fold. So, inducement free and no violence. These are the two mantra and transparent. Every stage of election, either हम वेबसाइट पे डिक्लेयर करें क्या हम कर रहे हैं, या हम जैसे मैं बता रहा हूं इस माध्यम से आपसे डिस्कस करें, या हम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग करके उनको बताएं कि हम ये कर रहे हैं, आपको कुछ आपत्ति है तो बताइए. एट एवरी स्टेज एंड मीडिया ऑफ कोर्स इज आवर पार्टनर इन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस एट ईच ऑफ द स्टेज. सो जैसे चेक पोस्ट के बारे में अभी बताया था, 5 स्टेट्स के बॉर्डर पर पुलिस की 223 चेक पोस्ट रहेंगी और ट्रांसपोर्ट की 38 रहेंगी. ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो यहाँ एक अलग से व्यवस्था है उसमें भी अदर देन मोटर व्हीकल्स एक्ट जो लोग केस कर सकते हैं, चाहे वो एक्साइज के हों चाहे पुलिस के हों, उसमें भी चेकिंग की व्यवस्था चालू की जाए. ये भी एक मेन रूट्स में कोई भी इरेगुलर इलीगल सामान लाने ले जाने की व्यवस्था ना बने. साथ ही साथ जो 2-3 एरियाज हैं जो जहां वायलेंस की शिकायत आ सकती है उनके बारे में बहुत ही स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें वहां से कोई वायलेंस नहीं चाहिए. साथ ही जो इलीगल आर्म्स या उस तरीके की फैक्ट्रीज के बारे में बात सुनती हैं उस पर निश्चित रूप से आप लोग बहुत शीघ्र इफेक्टिव सशक्त एक्शन इन सब मुद्दों पे देखेंगे. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं 5-6 स्टेट्स में, हम लोगों ने 128 करोड़ उनका कंबाइंड सीजर था 2018 के इलेक्शन, उसको बढ़ा के 1400 करोड़ किया. कर्नाटका, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, ऑल स्टेट, हिमाचल कंबाइंड. तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, द ऑफिशियल्स विल फ्लश आउट, ड्राई अप द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबी सो दैट इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड के अनुसार हो और इंड्यूसमेंट फ्री हो. इसमें जितने गोडाउन्स हैं उन पे नजर रखने के लिए कहा गया है. जितनी बैंक्स. वन मंडल उमरिया के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यज्ञ नारायण सेन ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ पर दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए बोला कि डीएफओ ने मेरी ड्यूटी साहब ने अपने घर लगवा दी थी. उसके पश्चात साहब द्वारा मुझे बोला गया कि पड़ोस में एक अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाओ और साहब के प्रति आकर्षित कर और शारीरिक संबंध बनाए. ये घिनौना कृत्य करने के लिए मेरे द्वारा मना किया गया तो साहब द्वारा धमकी देते हुए कहा गया कि तुझे नौकरी से निकाल दूंगा. एवं साहब का दूसरा कर्मचारी ये घिनौनी कृत्य करता था तो उसका प्रमोशन कर दिया गया. इसलिए आज मैं भोपाल वन मंडल अधिकारी से गुहार लगाने आया हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाए.
ऊपर नीचे करते आप। अरे चलो अंदर ही ले चलो। अरे ले चलो। कौन ले जाएगा? अरे अंदर है तो पार्किंग हैगी। अरे नहीं वहाँ अमन भाई पेट्रोल यहाँ है और इसका जो है पूरा क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम यज्ञ नारायण सेन है। मैं वन मंडल उमरिया के परिक्षेत्र कार्यालय घुमती में पदस्थ हूँ श्रीमान जी। और मेरी मुख्य समस्या है कि मुझे चतुर्थ श्रेणी में 1988 में 9 फरवरी 1988 में नियुक्त की गई थी। शासन से 3 पद स्वीकृत हुए थे, जिसमें एक शाहडोल, एक कांकेर और एक जबलपुर, 3 पद स्वीकृत हुए थे। उसमें शहडोल में मेरी नियुक्ति हुई थी। रोजगार कार्यालय से कॉल लेटर गया था, उस आधार पर नियुक्ति हुई थी सर। उसके बाद सर मेरी ड्यूटी मतलब बंगले में डीएफओ साहब के बंगले में लगा दी गई थी। तो बंगले में मैं रहा सर, काम करता था उनके यहाँ। पर वहाँ के जो साहब थे तो मेरे को बोलते थे, कुछ कर्मचारी वहाँ रहते कॉलोनी में, तो कहा उनकी बच्ची को पटाओ, ड्राइवर की बच्ची को, वन रक्षक की मिसेज को। तो मैं वो रेंजर साहब से भी बताया, उनकी मैडम से भी बताया, और कि साहब ऐसा बोलते हैं, मेरे को दबाव देते हैं, मैं बाहर कहूँ मैं ये काम नहीं कर सकता। तो फिर वो बोले, एक दिन उनके बगीचे में एक छोटी सी बच्चियाँ घुस गई 5-6 महीने की। बोले इसे लेके और गाड़ी में पीछे बैठो, जंगल में छोड़ आते हैं, उन्हें जानवर खा ले। तो मैं वहाँ गया सर, वो बच्ची को छुड़वाई जंगल में। फिर मेरे को बोले क्या वो कुछ मतलब की बातें कर लेते। तो मैं वहाँ से आया तो बोले कि ऐसा करो तो तुम, वो लड़की एक साइकिल में चलाती है, उसको पटाओ। हम कहें साहब वो हमारे ड्राइवर की बच्ची है, उत्तर मंडल में, और मेरी बहन लगे सर, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो कहीं बहन है, कोई ज़रूरी थी कुछ साथ गलती करेंगे। फिर बोले कि एक वहाँ जो रहती है किचन से दिखती है वो औरत लंबी सी सामने से, उसको पटाओ। हम कहें साहब इतनी सियानी मेरी मजे से है, मैं साहब ये काम नहीं कर सकता। वो वन रक्षक है, एक स्टाफ का है अपने, कहीं कोई भूखा है तो खाना नहीं देगा। फिर हम कहें कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम इस समय दुबले हो जा रहे हो। कहें शादी तो हो गई साहब, लेकिन हमारे में 3 साल 5 साल बाद गौना होता है, तो तब मैसेज आती है। तो बोले कि दूसरी शादी करा लो, एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मैं उसको मतलब बोल देता हूँ, शादी कर लेगी तुमसे, और उसको भी नौकरी लगवा देंगे दोनों। जहाँ कहें साहब हमारे में होती नहीं दूसरी शादी, मैं ये सब काम कौन करवाता था? डीएफओ साहब। क्या नाम है उनका? उससे एच के झा नाम था, एच के हेमंत कुमार झा। फिर वो दूसरे उनकी मैडम रेंजर साहब से भी बताया कि साहब ऐसा था, मैं बोलते हैं मैं काम नहीं कर सकता। उनकी मैडम से भी बताया, मैडम बोली पूछवाओ, तो साहब नहीं निकले अंदर से। फिर वो इसके बाद मेरे को जंगल में ट्रांसफ़र करके, उस समय वन मंत्री थे माननीय ज्ञान सिंह साहब, उनसे भी बताया था कि साहब ऐसा है। तो बोले कि यार ऐसा एक वो शेर और घर से शिकार करवाता है, बड़ी अचरज की बात, क्या करें साहब। फिर मेरे को
जंगल में कर दिए, जंगल में कर दिए। और वहाँ से 5-6 ड्यूटी किया। इसके बाद रेंजर साहब अपने बंगले में बुलवाए, कहीं कि नारायण तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिए तुम्हारे गांव तरफ साहब, तो तुम वहाँ गांव भी पास में पड़ेगा, चले जाओ। हम कहा ठीक है श्रीमान जी। फिर वो आर्डर हमको बोले गिलास पानी लाओ, मंगलाओ। अंदर से पानी लेने गया तो उस आर्डर को नीचे कर लिए और टर्मिनेट वाला आर्डर ऊपर कर लिए। फिर बोले इसमें दस्तखत कर दो, यहाँ दस्तखत करा लिए। तो बोले क्या मान लो साहब तुमको निकाल देंगे तो क्या करोगे? हम कहें क्या करेंगे साहब, आप है लोगों के सहारे, कहीं वो माँ जी इसको ले आओ, मीठा खिलाओ, बेचारा बहुत सीधा। भोपाल वन विभाग आया, क्या काय के लिए आए? वन विभाग उसी लिए सर हमको उस दिनांक से निकाल दिए थे, फिर हमसे उसी जगह में दूसरी भर्ती कर लिए और उसको पूरा लाभ दिया जा रहा है। जिसको फर्जी 5 साल 10 साल बाद देना था, उसको 1 साल के अंदर पूरा लाभ दिया गया। और हमारी जिस पद में नियुक्त की गई थी उस पद में हमें आज 35 साल से मतलब पात्रता होने के बावजूद भी लाभ नहीं दिया जा रहा। जब मेडल वगैरह कर मेडल सभी से ले आया हूँ कि जब हमको उसी चीज़ के लिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ छुट्टी लेके आता हूँ, एप्लीकेशन देता हूँ और कार्रवाई कोर्ट गया सर, 12-13 बार गया, वहाँ से निर्णय हुआ, उसके पालन नहीं किया जा रहा। अगर गलत है तो उसकी अपील की जाए और लिख के दे दिया जाए कि तुम्हारी मांगे गलत है। ये सब मेडल लेके आज भोपाल क्यों आए हो? ये आया हूँ कि अब माननीय प्रधान मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय को वापस करूँगा, मुझे न्याय दिया जाए। अगर न्याय नहीं दिया जाता है तो मैं इच्छा मृत्यु की, पारिवारिक इच्छा मृत्यु की मांग करूँगा कि इस देश में जब मुझे ऐसे लोगों के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं साहब, उनको न्याय नहीं, जब वास्तविक न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर क्या मतलब जीने का? हमें इच्छा मृत्यु उसके बदले दी जाए। बल्कि साहब बोल रहे थे खुदकुशी, हम खुदकुशी नहीं करेंगे साहब, मैं वो नहीं, चोर बदमाश नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी और एक देश का सिपाही। अपना हक किसी के चरणों में घिस के लौट के नहीं लेता है, मुकाबला करके लेता है। वापस करने आया तो मैं वापस करने आया हूँ साहब। मैं अंतिम बार उसका जो मेरे से जूनियर कर्मचारी है जिसने सब आज तक प्रताड़ित किया है, वो हेड ऑफिस में बैठा, मुख्य संरक्षक कार्यालय में, वही सब कर रहा है। न कोर्ट का आदेश, न किसी एसीएस साहब 3 बार उसको हटाने के लिए फोन किया। ये वो साहब को क्या फायदा था, आपको गलत काम कराते थे? गलत काम साहब, वो उनके भाई जो बोलते थे कि अच्छे ठीक है। तो गलत काम दुष्कर्म करते थे और मैं बोला कि मैं नहीं करूंगा। जो लोकल व्यक्ति वहाँ का था वो सब करता था साहब, उन खुश था, इसलिए उसको प्रमाण है कि उसको सब दे दिया गया 1 साल के अंदर नियम विरुद्ध। शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो युवक को मारा चाकू। थाना गौतम नगर क्षेत्र में रहने वाले वसीम की उसके ही पड़ोसी पप्पू मैकेनिक ने गला घोटकर मारा। थाना गौतम नगर क्षेत्र के अंदर रात में चाकूबाजी हुई है, एक आदमी घायल हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये वसीम अकरम यहाँ रहते हैं, निवासी रंभा नगर यूनियन कार्बाइड रोड, थाना गौतम नगर अंतर्गत रहते हैं। तो ये अपने बहनोई के साथ कल जा रहे थे, बहनोई का नाम है गुफरान, उनके साथ जा रहे थे। तो इनके पड़ोस में रहने वाला पप्पू मैकेनिक जो है, इनसे अवैध रूप से शराब पीने के लिए रुपयों की मांग किया। इनके द्वारा मना किया गया, प्रार्थी द्वारा उसको रुपये देने से। तो उस बात पर से उसने इनका जबरन रास्ता रोक के माँ बहन की गंदी गंदी गाली बकते हुए और इनके साथ छुरी से इनको मारा। तो जो इनके गर्दन में चोट आई है और बीच बचाव करने इनके बहनोई वो बहन भी आए, गुफरान और जो बहन है वो भी आए, तो उनके साथ भी उसने मारपीट करी है, जिस पे इनके विरुद्ध जो है 341, 323, 324, 327, 294, 506 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध करके इनको हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों का सर आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, पूर्व का है, उसका रिकॉर्ड है। जबलपुर रेलवे पुलिस ने ट्रेन से एक शख्स को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने उसके पास से अवैध रूप से चांदी बरामद की है। आरोपी चांदी कहां से और किसके लिए लेकर आया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से एक तरह की व्यवस्था निर्मित हुई है और खाद्यान्न दुकान में होने के बाद भी हितग्राहियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। सेल्समैन संगठन लंबे अरसे अपनी मांगों को लेकर बार बार स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश के मुखिया तक जानकारी दे रहा, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था सुधर नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसे में संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निर्णय लिया गया कि जो इन दिनों जारी है।
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। तो आपका फाइल फुटेज बन रहा है। सर आज कोई कार्यवाही हुई है क्या? हाँ, आज हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कल ट्रेन श्रीधाम एक्सप्रेस में गोटे गांव से एक व्यक्ति कत्ते कलर के बैग में चांदी लेकर ट्रेन में चढ़ा है, जिसकी सूचना तस्दीक में हमको रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 मदरमहल में एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला, जो मुखबिर की सूचना से मिलता जुलता था, जिससे हमने रोककर पूछताछ की है। तो उसने अपना नाम मनोज सोनी, पिता का नाम नन्हेलाल सोनी, निवासी गोटे गांव का बताया। जिससे पूछा गया कि बैग में क्या है, तो उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, जिस पर समक्ष गवाहों उनकी तलाशी ली गई। तो उसके बैग से 4 किलो 1 पाव चांदी मिली, जिसके कागज़ पूछने पर उसने कोई भी कागजात, रसीद, बिल होना नहीं बताया। जो वैधानिक कार्रवाई मदरमहल थाने में चौकी में विद्यार्थी में कार्रवाई हुई है, इसमें चांदी पकड़ी गई। कितनी चांदी है और कहाँ का आरोपी है? आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ब्राउन कलर के बैग में चांदी लेकर आया है, जिसके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था। और ट्रेन की अभी जैसे कि अभी त्यौहार भी चल रहा है, तो ट्रेन की लगातार चेकिंग भी चल रही है। तो चेकिंग दौरान मुखबिर ने बताया अनुसार हुलिया के व्यक्ति और बैग की तलाशी ली गई, जिसमें चांदी पाया गया। और उससे चांदी रखने के संबंध में दस्तावेज करने के लिए बोला गया, जिसके पास उस समय कोई दस्तावेज नहीं थे। दस्तावेज न होने से इस 2 के तहत हमने जब्त किया है, जिसमें 4 किलो चांदी है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा? हाँ, ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ट्रेनों में सोना चांदी जो भी जा रहे हैं, अवैध रूप से पैसे लेके चल रहे हैं, वो सबकी भी हम लोग तलाशी ले रहे हैं। हमें जो भी मिलेगा ट्रेनों में अवैध रूप से ले जाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डॉग लवर का आरोपियों के खिलाफ शिकायत करना इतना महंगा पड़ गया कि उन्होंने 3 कार में आग लगा दी और घटना के बाद से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश पनप रहा है। वहीं शिकायत के बाद अब कैंट थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आगजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना वाजपेयी कंपाउंड की बताई जा रही है, जहां पर कि शनिवार की तड़के सुबह आग लग गई थी। और शिकायतकर्ता अधिवक्ता नेत्रा नाथन ने आशंका जताई है कि जिन आरोपियों के खिलाफ उन्होंने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, उन्हीं लोगों ने उनकी कार में आग लगाई है। और दरअसल 1 माह पहले अधिवक्ता नेत्रा नाथन ने वाजपेयी कंपाउंड के पास 2 डॉग को जहर देने का वीडियो कैंट थाना पुलिस को सौंपते हुए आरोपियों की नामजद शिकायत की थी। और पुलिस ने अधिवक्ता नेत्रा नाथन की शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। नेत्रा नाथन का कहना है कि आरोपियों के द्वारा लगातार शिकायत को वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने कैंट में केस को पंजीबद्ध करवा दिया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि बीती रात को संभवतः उन्हीं लोगों ने कार में आग लगाई है, जिनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिलहाल कैंट थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कितने बजे की घटना थी ये? सर लगभग रात के 1:30 बजे की घटना हुई है हमारे साथ। हम घर पे सो रहे थे, हमको आगे घंटी मार के बताया गया कि हम भागते हुए आए हैं। इतने में तब तक जो है आपका फायर ब्रिगेड भी मौजूद आ गया था समय पे, साथ ही पुलिस वाले भी खड़े थे। कितने बजे करीब की घटना है? 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे की घटना है।
सर ये जो घटनाक्रम हुई है ये 28/7 को हमने एक एफआईआर लिखवाने की कोशिश करी थी। हमारे एरिया में 2 श्वानों को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके लिए हमने पुलिस को बोला कि आप इसके लिए एफआईआर लिखिए, पर उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी। इसके लिए हमने जो है 156(3) में सेशंस कोर्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है एप्लीकेशन मूव करी थी। उसके बाद जो है कल रात को 1:30 बजे हमारी गाड़ी में आग लगा दी गई थी, जिससे हमारी गाड़ी जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। कौन थे, किन लोगों ने आग लगाई? ये हमारे एरिया के नादा जोसेफ, साथ में कैलाश उर्फ राकेश काशी, जिन्होंने कुत्तों को जहर दिया था पहले, उन्होंने ही ये कार्य को कृत किया है। इसके पहले भी आपकी गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, उसके बाद आगजनी की। हाँ जी। इसकी शिकायत आपने एसपी ऑफिस में की थी, उसमें क्या कार्रवाई की? उसके बाद सर ये जब हमारा गाड़ी का कांच तोड़ा गया था तब हमने एसपी ऑफिस में शिकायत दी थी। हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। इसी दौरान हमको आश्वासन देते गए, अतः अंत में कल रात को 1:30 बजे हमारी गाड़ी के साथ ये घटना हुआ है। नेत्रा नाथन। रात में करीब 1:30 बजे घटना घटने की सूचना मिली थी कि आरसी ग्राउंड में वरुण नाथन की कार खड़ी हुई थी। तो उस किसी अज्ञात व्यक्ति ने या किसी वजह से, अज्ञात वजह से उसमें आग लग गई। तो यहाँ पर आगजनी की रिपोर्ट कायम की गई है, उसको जांच में लिया गया है और जांच के बाद उस पर कार्रवाई। बताया जाए कि डॉग लवर की गाड़ी और इससे पहले भी उन्होंने शिकायत की थी कुछ लोगों की। इससे पहले भी उनकी कार में घटना हुई थी। इसके पहले उनकी कार के कांच तोड़ने की घटना हुई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद उसका चालान तैयार किया गया। सीधी जिले के सिहावल तहसील क्षेत्र अंतर्गत कमरजी थाना क्षेत्र के हटवा खास पंचायत अंतर्गत ग्राम पटिया टोला में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब नव विवाहिता को उसके घर में परिजनों ने फांसी से लटकते हुए देखा। सीधी जिले के सिहावल तहसील क्षेत्र अंतर्गत कमरजी थाना क्षेत्र के हटवा खास पंचायत अंतर्गत ग्राम पटिया टोला में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब नव विवाहिता को उसके घर में परिजनों ने फांसी से लटकते हुए देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई तथा घटनास्थल पर थाना प्रभारी कमरजी भूपेश बैस एवं सिहावल नायब तहसीलदार दिनेश तिवारी पहुंचे। और बता दें कि पहले जानिए क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम। बता दें आपको कि मृतका के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 सितंबर 2023 दिन रविवार की सुबह 6:30 बजे अपने घर पर थी और अचानक कुछ लोग आकर गाली गलौज करने लगे थे तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे और महिला का गला भी दबाने लग गए थे। और बता दें आपको कि सब चले गए और इस पूरे विषय को लेकर मृतका ने खुद कमरजी थाना में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जब कमरजी पुलिस ने धारा 394, 506, 427, 34 के तहत झल्लर सिंह, शिवम सिंह एवं विकेश सिंह सभी निवासी ग्राम हटवा के खिलाफ मामला पंजीबृत कर लिया। मामले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हमको जानकारी मिली थी तो आए तो यहीं खाट में लेटी है ना, तो अपन देखे सुसाइड की है, बस बताया कि सुसाइड कर ली है बस, और कोई जानकारी नहीं। कोई जांच वगैरह की गई है अभी तक? और कोई हम लोग थोड़ी जांच करेंगे, जांच तो पुलिस का काम है। ये थाना कमरजी के अंतर्गत एक नवविवाहिता महिला की मौत का मामला है। उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसके पूर्व भी जो कुछ इनके देवर जो कि संदिग्ध चरित्र का था उसके खिलाफ भी रिपोर्ट हुई थी। इस पर से इनके आपस में जनता हुई थी। मृतिका जो है वो नवविवाहिता हुई है और ये जानकारी भी तक मिली है कि वो उसने लव मैरिज किया है। उनके पति जो हैं वो बॉम्बे में हैं, उनको खबर की गई है। मृतिका के माता पिता नहीं हैं
पिता के पति के माता पिता भी नहीं हैं, उन संबंधियों को सभी को सूचना दी गई है। वो ये रास्ते में जैसे आते हैं तो हम उसकी जाँच बैठा में संसार करके जो मामले पूर्व में दर्ज हुए हैं उन मामलों में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरी कार्रवाई इस के साथ में। मामला कल कुछ घटना हुई थी जो असामाजिक तत्व द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया था और इनकी गाड़ी बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया है और इनको भी हाथापाई किया गया है। इसमें शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन थाने की घोर लापरवाही है। ये महिला गई थी थाने में और एफआईआर भी करवाई हैं असामाजिक तत्व के द्वारा, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई और ना ही उनके यहाँ पैसे लेकर अपना लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अरिदमन सिंह। जहाँ घटना हुई है कौन सा क्षेत्र है? ये हटवा खास पट्टी टोला है। कल की घटना है। कल हम सुबह चले गए, बच्चा बीमार था, उसको लेके यहाँ एक बत्तो है वहाँ चले गए। वहाँ से जब हम लौट के आए तो हमको ये पता चला कि ये लोग घर में आए, पत्थर से दरवाज़ा पीटे, उसके साथ गाली गलौज किए और वो गाड़ी जो है उसको क्षतिग्रस्त कर दिए। इसको भी कुछ ठोके पीटे हैं पर बच गए। फिर वापस आए हैं तो उसका गला भी पकड़े हैं महिला का। हाँ, वो स्वयं गई थी, एफआईआर करके आई है और पता नहीं उसके दिमाग में इसी बात को लेके बहुत उधेड़-बुन था जिससे ये घटना घटी। जिन लोगों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की है, मारपीट की है, उनका नाम क्या है? उनका नाम एक विकेश है, झल्लर है और प्रीत है और शिवम है और एक दादू बोलते, उसका नाम नहीं अपने को पता है। क्या चाहते हैं आप? इसमें हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सीधी में इन दिनों प्रभावित देखने को मिल रही है और पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा और इसके पीछे का कारण ये है कि सेल्समैन संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से एक तरह की व्यवस्था निर्मित हुई है और खाद्यान्न दुकान में होने के बाद भी हितग्राहियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। सेल्समैन संगठन लंबे अरसे अपनी मांगों को लेकर बार बार स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश के मुखिया तक जानकारी दे रहा, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था सुधर नहीं दिखाई दे रहा और ऐसे में संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निर्णय लिया गया कि जो इन दिनों जारी है। लोग का क्या किसी संगठन ने आपसे संपर्क किया, शासकीय किसी निकाय ने? आज तक शासन द्वारा हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया गया, क्योंकि आप लोग आवश्यक वस्तु अधिनियम वाले श्रेणी में आते हैं। गल्ले राशन की दुकानें बंद हैं, प्रभाव शासन इसका सोच शासन को करना चाहिए। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से शासन को पहले भी अवगत करा के हम लोग ज्ञापन दे के और बैठे हैं। हम तो गरीबों को गल्ला बांटते हैं, पर गरीब का तो पेट थाली भरता है, पर विक्रेता जो बांटता है वो उनके परिवार को भूखे मर रहे हैं। आपका नाम और पद? हमारा नाम नरेंद्र सिंह है, सोसाइटी कर्मचारी संघ अध्यक्ष सीधी। अनशन क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, किन किन मांगों को लेकर हड़ताल पर क्या मुद्दा है? हमारा 2 सूत्री मांग है। 16 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में फैक्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम लोग आज 21वां दिन है। शासन से हमारा 2 बिंदु पर मांग है, नियमितीकरण और नियमित वेतन मांग। बस इसी के उसमें हम लोग आज वित्का भवन में कई दिन से बैठे हैं। आज तक शासन द्वारा हमारा कोई खोज खबर नहीं किया जा रहा है। क्या ये नहीं लगता कि आपको समिति से हटाकर नागरिक आपूर्ति निगम का कर्मचारी बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? ये तो बहुत अच्छा होगा कि एक विभाग से जोड़ दिया जाए। हम लोग 4 विभाग जिला सहकारी और जिला सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम को वो बताते हैं कि वहाँ से हमारा कमीशन नहीं आया, तो हम लोग वेतन साल भर से नहीं पा रहे हैं। अभी माननीय सीएम साहब का सीधी आगमन हुआ था,
तो 2 माह का हम लोगों का वेतन दिया गया है मात्र। अब पीछे का काट कर भी जुलाई और अगस्त का 2 माह का हम लोगों को वेतन दिया गया है, जो कि हम साल भर से अभी वेतन नहीं पाए।